Hello and welcome back to this channel in the Republic Day edition. Happy Republic Day to everyone. Um, तो इस एडिशन में हम देखेंगे एक ऐसा ब्रांड जो कि रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है। बहुत ही टफ सेगमेंट है। मतलब ऐसे कोट्स काफी बार पढ़े जाते हैं जिसमें देखते हैं हम कि 90% ऑफ द रेस्टोरेंट शट डाउन विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। बट ये जो रेस्टोरेंट ब्रांड है ये 1999 से चल रहा है। अभी इसके सेकंड जनरेशन भी इस ब्रांड के साथ जुड़ चुके हैं। आईपीओ भी इनका आ चुका है 2012 के अराउंड में। और इस ब्रांड को मैं थोड़ा देखना चाहूंगा इस पर्सपेक्टिव से कि इसका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप 500 करोड़ के करीब है। और इसका जो रेवेन्यू अभी जो चल रहा है, ईयरली एनुअल रेवेन्यू, वो 400 करोड़ के करीब है। 400 से 500 करोड़ के बीच के करीब है। ऑल्दो इसके मार्जिन्स काफी कम है और ये काफी एक्सपेंशनरी मोड में भी है। तो थोड़ा सा समझेंगे इस ब्रांड के बारे में। ये इस स्टॉक का नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। और इसमें जो है इस एडिशन में हम समझेंगे थोड़ा पोर्टफोलियो ब्रांड्स के बारे में। इन्होंने क्या क्या न्यू न्यू ब्रांड्स में वेंचर किया है। कंपनी के जर्नी के बारे में थोड़ा समझेंगे। कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। थोड़ा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, मार्जिन्स कैसे चल रहे हैं, ग्रोथ कैसा हुआ है प्रायर पीरियड से कंपेयर अगर हम करें तो। ब्रांड वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब काफी सारे ब्रांड्स हैं और ये काफी, मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो मैंने पढ़ा है कि इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी कि दे माइट बी स्प्रेडिंग देमसेल्व्स टू थिन, मतलब अपने रिसोर्सेज को बहुत सारे जगहों पे वो लगा रहे हो। बट मैनेजमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि गोइंग अहेड दे वांट टू बी मोर focused on the oriental Chinese expansion, because they believe it can be expanded across India and also globally. तो ग्लोबली भी आई थिंक लंदन, दुबई और ओमान में इनके कुछ वेंचर्स हैं या कुछ ब्रांड्स हैं जो स्प्रेड हो चुके हैं। बट नॉर्थ में फुल्ली उतना एक्सपेंडेड नहीं है। और जो भी इनका एक्सपेंशन है ये कोलकाता, मुंबई और थोड़ा सा ये पुणे वाला साइड और ये सदर्न बेल्ट और वेस्टर्न बेल्ट और ईस्टर्न बेल्ट में ज्यादा है। नॉर्दर्न साइड में इनका उतना इतने सारे ब्रांड्स है नहीं है, उनका प्रेजेंस उतना ज्यादा है नहीं। राइट। तो और फिर हम इनका ब्रांड वाइज कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, विच आर सम ऑफ द ब्रांड्स विच ब्रिंग इन मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस। और फिर हम डाइन इन एंड डिलीवरी का ब्रेकअप देखेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपका डिलीवरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है तो आप फिर जोमेटो और स्विगी वालों को ही अमीर बना रहे होते हैं। और आपके जो मार्जिन्स है वो काफी ज्यादा हाईली इम्पैक्टेड हो जाते हैं। तो इस कंपनी का, इस स्टॉक का क्या फोकस है या फाउंडर्स का क्या फोकस है वो थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर आउटलेट के बारे में थोड़ा देखें, आउटलेट का सिनॉप्सिस देखेंगे, वेयर अक्रॉस इन इंडिया जोग्राफिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन से ब्रांड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि स्ट्रेटेजिकली व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग एंड वेयर दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग। और फिर अपडेट्स देखेंगे, थोड़ी नए नए जो ब्रांड्स हैं वो कहाँ कहाँ नए लोकेशंस पे खुल रही है और एक्सपेंशन मोड कैसा है। और एंड में हम फिर स्क्रीनर एनालिसिस से एंड करेंगे। स्क्रीनर एनालिसिस में हम देखेंगे इसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, डेट किस लेवल्स पे बैठा है, फिर कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, या और इन्वेस्टर्स जो प्रेजेंट हैं इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्रेजेंस काफी कम है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें कई सारे हैं जिनका 1% प्लस होल्डिंग है एशिया किचन में, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 500 करोड़ की कंपनी है। तो एक साइजेबल चंक अगर कोई इन्वेस्टर डाले तो वो 1% प्लस हो जाता है, 5 करोड़ के ऊपर हो जाता है उनका होल्डिंग इस कंपनी में। तो ठीक है, लेट्स आई थिंक डाइव राइट इन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो पोर्टफोलियो ब्रांड्स हैं, द टू मोस्ट स्ट्राइकिंग ब्रांड्स विच स्टैंड आउट आर मेनलैंड चाइना एंड एशिया किचन बाय मेनलैंड चाइना, जो कि ओरिएंटल सेगमेंट में इन्वॉल्व है। ओ कैलकाटा डेफिनेटली वो पूरा जो वेस्ट बंगाल, जो बंगाली कुजीन है उसको केटर करता है। चौरांगी जो है वो आपका लंदन में H2FY22 में खुला था और उसका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है। बट since then I think they haven't expanded too much into the UK market.
where the margins would be better. But yeah, it's a wait and watch as to what exactly is happening. But management from their investor presentation have made the focus कि अभी के लिए India would be the prime focus and Oriental would be the prime focus out of that. राइट, बिकॉज मेनलैंड चाइना और एशिया किचन का अगर हम कंट्रीब्यूशन भी बाद में देखेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, तो क्लोज टू 40% कंट्रीब्यूशन जो है इनसे ही आता है, और इसको वो एक्सपैंड करते देखना चाहते हैं, राइट। तो स्वीट बंगाल जो एक मिठाई की दुकान है इसेंशियली, तो बंगाली मिठाई की दुकान, तो उसके काफी सारे आउटलेट्स ईस्ट में भी हैं और कई सारे जगहों पे और भी हैं। Sigri Global Grill is a very touchy subject from what I've realized from the investor presentation, because they realize that barbecue as a concept is not really working, and they've seen what's happened to Barbecue Nations and all those outlets which have tried to do barbecue. They are having a really tough time. So they have mentioned in the investor presentation कि जो उनके singular outlets हैं जो अच्छा कर रहे हैं profitably, तो उसको वो होल्ड करके रखना चाहते हैं, बट एक्सपेंशन के तौर पे उसको वो नहीं देखना चाहते हैं। फिर एक रियासत है, तो रियासत भी आई थिंक उतने ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, दो या तीन ब्रांड्स होंगे, दो या तीन लोकेशंस होंगी जहां पे ये प्रेजेंट होंगी। फिर बिजार एशिया भी एक ब्रांड है। तो इसमें आप देखेंगे जो भी इनके जो हाक्का, तो चाइनीज जितने भी ब्रांड्स हैं, तो बहुत सारी जगहों पे इनका गोल क्या है कि अगर सपोज मान लीजिए ये मेनलैंड चाइना का एक किचन है, तो किचन विद इन किचन करके वो क्लाउड किचन अपने ही रेस्टोरेंट्स में करके वो मल्टीपल ब्रांड्स उसी से केटर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट क्लाउड किचन and operating the different Chinese brands from one cloud kitchen. So what they are saying is कि if they open one restaurant which is Oriental in nature, they would like to serve Oriental from within that restaurants, or 3-4 brands from within that restaurants, to make better utilization of their kitchens. फिर और भी कोई ब्रांड्स हैं, आई थिंक बोहोबा है, ये कैफे मजूना है, एपिसोड 1, सिगरी, अगेन ये चारकोल बेस्ड है, जंगल सफारी वाइल्ड डाइनिंग, तो बहुत सारे, होपीपोला थोड़ा मेडिटेरियन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन फ्लेवर्स है, और उसमें अल्कोहल वेट आउटलेट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो वेट आउटलेट्स भी इनका प्राइम फोकस है, क्योंकि दे रियलाइज कि वेट आउटलेट्स एक्सपेंशन विल लीड टू more margins. Now, the second generation of the promoter has also joined Avik Chatterjee, and his prime focus is on the vet outlets. There's a lot of criticism from the investors, and what they're saying is there's a lot of brands which open up, they hype it up a lot, and then they go ahead and close it, right? But I think it's the nature of the business which is such that I think it's a very iterative process, and you cannot for sure say that what will click and stick or what needs to be shut down. There will be shutdowns. I think even in their Q2 FY26 presentation, I'll show you um, three outlets which got shut down, and what are some of the founders' commentary on those. तो न्यू ब्रांड्स जो हैं, एक सिसिलाना भी है, जो आई थिंक after the Oriental expansion, Sisilana is also going to be a prime focus. So even in their updates, you will see that there are openings that they have slotted for Siciliana. There's also one which is opening in Palladium, Mumbai. So that, if I remember correctly, it's Siciliana, but we'll see in the updates section later. Walters is a fast food type of venture that they've gotten into. So that is into burgers. They've opened the first store in Andheri, and basis that, I think I checked the ratings as well. The rating was close to 4.5, but I did not check the number of people who have rated this, because a lot of time family and friends rate the restaurant, and the rating comes out to be very good. But Walters, I read the reviews as well, so a lot of positive reviews. But yeah, this is a wait and watch. It's very nascent investment that they've made, and this needs to be watched out for. अगर हम कंपनी के जर्नी के बारे में बात करें, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1999 में. स्टार्टेड ऑफ इन कैलकाटा, and started off as Specialty Restaurants Private Limited with 2 restaurants, mainland China and O Calcutta. They raised private equity in 2007, so they had background of close to
8 years before they raised private equity for further expansion. In 2012, they went for an IPO. They raised 176 crores. And in 2014, restaurant confectionaries and franchisee network expanded to 100. But here is my cause of concern. Like in 2014, it was 100. I think in 2025, it's sitting at 124. So there will be many additions and removal of stores from then on. But from 2014 to 2026, they've just added 24. Technically, net, if we talk about net. So they must have added way more, but net, they have added 24. So expansion is a cause of concern, and the debt equity ratio is sitting at 0.43. So which I think even in the financials you will see that 15 crore का ये interest pay कर रहे हैं हर साल on the loans. um, तो बहुत ही आई थिंक टफ बिजनेस है, एंड बट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाकी जो ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही हाई मार्केट कैप पे बैठे हुए हैं, जुबिलियंट और ये सारे अगर इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल एंड इफ दे आर एबल टू ग्रो, नाउ सपोज 500 करोड़ पे ये बैठे हैं, अगर ये 500 से 5000 करोड़ पे ले जा सकें अपने ब्रांड्स को, तो एक बम्पर ईयर होगा, आई थिंक बम्पर पीरियड होगा शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इवन हिस्टोरिकली दे हैव गिवन डिसेंट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स, एंड इफ दे कैन 10x it in 10 years. So if you're talking about 2026 to 2036, there's a solid 26% CAGR. Now, whether they'll be able to do it or not, I think I'm in a very nascent stage of my analysis. But जो मैं देख रहा हूँ मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और आप कमेंट सेक्शन में 100% बताइए कि आपका क्या व्यू है इस बिजनेस के बारे में, और इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इसका जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो कितना हो सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक वो सारी चीजें जो कैपिटल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी, और ये रेस्टोरेंट्स बहुत सारे यूज में आएंगे, बट कंपटीशन इज आल्सो फियर्स इन दिस बिजनेस। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन रेस्टोरेंट आउटलेट्स आ रहे हैं अमेरिका में। सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट वर मेड, biggest and most successful investments were Taco Bell, Chipotle. Warren Buffett within his portfolio has Dairy Farm. Uh, so very consumer-led businesses, which again were in fierce business, but they were able to differentiate themselves. They were able to execute and pay rich dividends to the shareholders who had faith and were invested in the business, right? So whether this can be the next Dairy Queen of the USA, or the next Chipotle, or the next Taco Bell. So those very standardized outlets, very different from what Specialty Kitchen has. But if Specialty Kitchen can uh, garner their own niche and grow as much as the other ones, uh, other brands in America, then they can reap huge benefits to shareholders. So if you look at 2018, they opened the first franchisee restaurant in Dubai, Asia Kitchen by Mainland China. They opened the first London restaurant, Chaurangi, in 2021. And since the last 17 quarters till Q2 of FY26, the company has been profitable every quarter, right? And right now, the restaurants, confectionaries, and franchisees network is of 123, right? तो वही मैं कह रहा था कि 100 था 2014 में, अब 123 है 2025 में। अवार्ड्स, आई थिंक बहुत सारे अवार्ड्स खरीदे भी जाते हैं, बट इस आई थिंक बिजनेस का ये पार्ट है। तो बट कुछ अवार्ड्स अगर इनके देखें तो आई थिंक मेनलैंड चाइना, रियासत, ओ कैलकाटा, आई थिंक आई बीन टू ओ कैलकाटा एंड आई pretty much a big fan. I think it's a very good food, but yeah, the pricing is on the higher side. But I think that's where they're targeting, even with mainland China, they're targeting that. Asia Kitchen by mainland China is on the lower side, but O Calcutta and mainland China is more on the premium side, premium to mid premium side. So these are the different awards that they have won. Now, if you look at the consolidated financial results, right? So these are all in lakhs. So if you look at this 1164 crore by 30/09/2025, and if you look at the profit, so 116 crore, sorry, 116 crore in 30 September 2025, and the profit
is close to 4 crore, right? तो मार्जिन वाइज आप देखें तो मतलब एकदम not that great, right? Margins are pretty muted, but from here, if they're able to utilize, and so a lot of capex is also happening. So lease rent और ये सारी चीजें अगर आप देखें, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर यहाँ पे 3 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है, तो 3 करोड़ का अगर 3.6 का है, 3.5 का है, तो इंटू 4 कर दीजिए, तो इसमें आपको दिखेगा कि क्लोज टू 15 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है ना? तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज कंज्यूम्ड, ऑल्सो वन एडवांटेज जो इस रेस्टोरेंट को भी मिल रहा है कि इन्फ्लेशन हैज बीन क्वाइट सबड्यूड. So once the inflation starts ramping up, if it does, and food costs start rising, then the margins will further get subdued. Already they are sitting on very thin numbers, and if going ahead, this starts spiking, then जैसे एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि जो great businesses are which can absorb inflation by increasing prices and not affecting demand. So, for example, brands like Wrigley's, brands like Coca-Cola, if they are encountered with inflation, they can increase prices without really affecting the demand that they have on their products, right? But brands like these, if you increase prices, there will be अपने इंडिया में तो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे कूपन लग जाए और कहाँ पे सस्ता मिल जाए तो हम लोग वहां चले जाए, राइट? तो थोड़ा सा वो वाला साइकी है इंडियन कंज्यूमर का कि प्राइस अगर ऑन द हायर साइड जाए तो people keep looking for the cheaper alternative. We saw how Zudio absolutely demolished the market. 400 रुपए जब सिलाई वाला लेता था, only his tailoring cost, अब 400 रुपए में you're getting, literally you're getting like clothes, you're getting very high fashion trendy clothes. तो अगर वो मिल रहा है तो फिर वो मार्केट को जिस तरीके से डिसरप्ट किया है, दैट इज अ नो ब्रेनर, राइट? वो उसको डिसरप्ट करना ही था. And also deep pockets that Trent has and backing by Tata Group. तो we have to be mindful कि इसका कोई ऐसा backing नहीं है, right? If push comes to shove and there's a lot of competition which by foreign investors do come in, then this company will have a hard time in generating returns or even creating profits, right? They have been able to do it since 1999. Lately, they have seen profitability. They are at a lower base. तो उस बेसिस से मैं कह रहा हूँ कि what do you say? How much CAGR will it grow for the next 10 years? Would you place it at 10%, 15%? Will it be able to beat FD return? Will it be 12%? If it's a 3x in 10 years, it'll be around 11%, which would be pretty much the Nifty return, index return. So these are some of the questions I think you need to ask in terms of all the information that um, is there in the investor presentation, which I'm forwarding back to the audience. And on the basis of that information, then there needs to be a call on whether this can be a high 20% alpha generator or a, a 10%, 10, 11% probably inflation, just inflation beater, or index return provider. So what kind of return will it provide? That is a question that needs to come to mind, because there's also an opportunity cost. You will be losing out on not being invested in debt bonds, not being invested in PPF, EPFO, and those kind of things. So if you're not channelizing your money on that, then you need to be rewarded for the extra risk that you take. Ideally, my concept is that you need to minimize your risk while investing in the stock market, minimizing your risk, but still trying to maximize your returns. If that doesn't happen, and the risk is high and the return is somewhere in the mid, it just beats 10%, then those kind of businesses I like to stay out of. आई थिंक स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे, हमने कंसोलिडेटेड डायरेक्टली देख लिया. क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल टॉपसी कर भी यही इसी लेवल्स पे चल रहा है. Q3 इज ऑलवेज द हाईएस्ट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं FY 26 इन्होंने रॉन्ग लेबलिंग किया, ये Q2 है. तो
Q2 is starting to peak out, right? If you see 9378, 9788, 9794, and then this is starting to peak out. So can we expect a multi-bumper Q3, right? Because here it was already sitting at 119 crore. So can it be higher than that, right? And can it then translate to profitability and show all-time high results? That is the question, right? So profit before tax, they're just beating profitability as well. So they're just meeting profitability. Here you see 7 crore of profit, 2 crore of profit, Q4, 3 crore of profit in Q2 FY25, 5.8 crore. So 123 franchisee, 123 outlets, and 3 crore in a quarter. That's quite low, because बहुत सारे मतलब ब्रांड्स हैं या बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इनसे कई ज्यादा बना लेंगे मतलब एक क्वार्टर में। तो बट ये नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा है कि, और ये भी बिफोर टैक्स है, तो टैक्स इन्होंने दिखाया नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि मे बी वो दिखाने लायक ही ना हो, राइट। यहाँ पे अगर इनका ब्रांड वाइज कंट्रीब्यूशन समझे तो आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या किया है, आउटडोर केटरिंग हटा दिया, रॉयल्टी इनकम और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हटा दिया। तो काउंट जो है ये 99 ही दिख रहा है, 123 नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो 24 प्लस 17%, राइट। So 41% is coming from mainland China and Asia Kitchen in Q2 of FY26, and then O Calcutta is 13%. So अगर हम ये कितना 41% और ये हो गया आपका 54%, अगर टॉप थ्री को मिला दे तो वो 54% कंप्राइज करता है, जिसमें ओ कैलकटा है। ओ कैलकटा के एक्सपेंशन के बारे में मैनेजमेंट का कोई व्यू नहीं है, दे आर नॉट लुकिंग एट एक्सपेंडिंग इट इन अ बिग वे। यहाँ पे आप देखें तो 9 स्टोर से 14 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और दिस इज नॉट अ for some reason not looking to expand further, also because it's Bengali cuisine, and Bengali cuisine does not sit well with palates of probably Mumbai, Maharashtra, or other states. It would be more dominant in places where there's a huge Bengali population, and you're betting on them to come in and eat in restaurants like this, where the competition is again growing. There's six Paliganj place and different type of Bengali places which are coming up, which are really pushing O Calcutta, O Calcutta's competition, right? तो यहाँ पे भी आप देखें सिगरी एंड सिगरी ग्लोबल ग्रिल 3 आउटलेट्स हैं, तो दे आर नॉट लुकिंग एट एक्सपेंडिंग दीज एज सच, एंड वेरी स्मॉल। ये गोंग रियासत एंड ऑल 2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। होपी पोला 2%, 2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन एक क्वार्टर में। तो ये सारे नंबर्स हैं इनके। और Q2 FY25 में भी सिमिलर, आई थिंक नॉट मच चेंज इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द टॉप लाइन। सिमिलर ही नंबर्स आए। और डाइन इन और डिलीवरी का अगर हम बात करें तो मेजोरिटी इज डाइन इन, सो 76% डाइन इन इनका कॉन्सेप्ट रहता है, और डिलीवरी जो है 24.3% है। So that's a good thing. I think in terms of margins, they are able to protect some margin. And this exactly shows why in the last 16, 17 quarters, they have been positive on their profits. Otherwise, if this number would have been skewed in the opposite, then margin protection against Zomato and Swiggy would have been very difficult, and the contribution to the profits would, the ultimate numbers on the profits would have been negative. So this is the geographical presence that they have. If you see, NCR is just four, right? Rest of the world, again, there are four outlets: one in London, two in Dubai, and one in Oman. Calcutta and Mumbai are the prime focus areas for them, right? Ranchi, Bhubaneswar, and they have small presence in Bangalore, Chennai, and all. But Mumbai and Calcutta, Mumbai the highest, and then Calcutta, and then Pune, right? Pune is what the focus area in India is. Pune and Bangalore, Mumbai, Calcutta, Pune and Bangalore are the focus areas in जो अभी तक लग रहा है। तो यहाँ पे क्लोज ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर देखें तो थ्री थ्री क्लोज ड्यूरिंग द क्वार्टर, वन ओपन ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो मेरे को थोड़ा मैनेजमेंट को सुन के भी ऐसा लगा कि उतना एग्रेशन, probably capital constraints, they do not want to go overboard with the loans, they want to be more conservative with it. That is great, but the
expansion is not on like a helter skelter, like in a rampage mode, which they are going at a slow clip. And I think let's see, because if the stocks, so then shareholders do not like these kind of stocks, right? They like where stocks where there is growth, constant growth, and then through that growth they can make multiple returns on the stock that they have. So if you look at the outlet synopsis, 34 out of the 123 is mainland China. Then the highest is O Calcutta. Mainland China and Asia Kitchen, if you combine, 34, O Calcutta 9, and इसमें देखिए Sweet Bengal 32, but the contribution is very low because average ticket size would be very low for Sweet Bengal. मिठाई बेचते हैं literally. So these are the brands that contribute to uh, these are the brands which constitute the count in terms of the 120 and 23 and the breakup. So in terms of the updates, what are the updates on the latest calls that have been made? So new opening and renovation, Asia Kitchen by Mainland China is opening in Elante Mall, Chandigarh, operational from 8th October. तो पुराना है थोड़ा. तो Cecilia Lakeshore Mall, Thane, conversion of episode 1. फिर Walters, the burger brand in Balewadi, Pune. Siciliana, the Palladium Mall, Mumbai, November 25. Gong in Bandra, Mumbai, Jan 26. So Gong is part of the wet outlets, with major concentration on alcohol. So uh, being taken forward by the young generation of the promoter, so which is Avik. And new restaurants. These are some of the new restaurants that are opening. These are some snapshots of the new renovated outlets: Siciliana in Lakeshore, Thane, Asia Kitchen by Mainland China in Chandigarh, Elante Mall, Walters Burgers in Lokhandwala, Asia Kitchen Sky City Mall, Borivali, Siciliana by Mizuna, Forum Mall, Bizarre Asia, Salt Lake in Calcutta, Asia Kitchen, Phoenix Mall, Walker, Pune. So these were some of the highlights from the investor presentation. Now we'll quickly, I think, see within the um, now we'll quickly analyze, I think, the screeners for the specialty restaurants. अगर इसमें देखें तो मार्केट कैप इसका 502 करोड़ है, जो कि काफी कम है. और उसके वजह से क्या हो रहा है कि थोड़े भी अगर 1% होल्डिंग इसमें मतलब 5 करोड़ का है, तो इसमें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ना कि अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, बट उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें सम ऑफ द इन्वेस्टर्स विच आर प्रेजेंट, तो ये काफी सारे पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, और जैसे दीपक भंगनानी एंड सन HUF. तो ये सारे अब देखेंगे तो यहाँ पे 3.2, 6.97%, 2.4, 2.19. तो दे वांट अ पाई ऑफ, आई थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव व्हाट दे वुड हैव थॉट इज कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ना है और इस सारी चीजों में स्पेंडिंग बढ़नी है, तो यू कैन टेक अ 10 ईयर 15 ईयर व्यू एंड से दैट देयर विल बी अ लॉट of people going through these restaurants, and इनका expansion plan और इनके founders पे इन्होंने faith दिखाया है. तो आई थिंक ये एक बेट ले रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म कंज्यूमर स्टोरी. सो अगर हम फॉरेन की बात करें तो अब्रॉड में आई थिंक कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत बड़ा कर चुकी है. जैसे अगर हम, बट वो सारे QSR सेगमेंट्स में थी. अगर हम टैको बेल की बात करें, चिपोटले की बात करें, दे हैव गिवन मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. और ये कॉलेजेस और आई थिंक यंगर क्राउड्स को ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी. इनका जो ऑफरिंग है वो वैसा नहीं है, ज्यादातर इनका डाइन इन है, और इनका जो डिलीवरी है वो 24% है, तो 76% इज डाइन इन. तो इसका अगर कोई आपको कॉम्पिटिटर दिखे जो सिमिलर चीजें ऑफर करता हो, डाइन इन ऑफर करता हो, लिस्टेड भी है, तो डू लेट मी नो. आई वुड लव टू कंपेयर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अगेंस्ट दैट ब्रांड एज वेल. बट अभी जो इसके पेयर कॉम्पिटिटर स्क्रीनर में भी दिखा रहे हैं, तो वो ज्यादातर देवयानी इंटरनेशनल, KFC और डोमिनोज और पिज्जा हट, बर्गर किंग और ये सब. तो ये काफी अलग सेगमेंट में बैठ जाता है. तो ये मतलब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस एक तरीके से ढंग से बनता नहीं है. तो वो सारे जो हैं, अगर हम कंपटीशन का देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जुबिलेंट फूड 32,000 मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, काफी वेल्थ जनरेट कर चुका है ये ऑलरेडी. और देवयानी भी 14,000.
पे है। रेस्टोरेंट ब्रांड जो है ये है आपका पॉपॉय, और पॉपॉय और बर्गर किंग का लाइसेंस्ड ब्रांड जो जो चलाता है बर्गर किंग और पॉपॉयज को। तो ये भी 3731 पे बैठा है। तो अगर ये 502, क्वेश्चन ये आता है कि 502 करोड़ जो मार्केट कैप है ये बढ़ के कहाँ तक जा सकती है? क्या ये 5000 करोड़ तक जा सकती है? और 5000 करोड़ तक जा सकती है तो कितनी जल्दी जा सकती है? अगर ये 10 साल में 500 से 5000 करोड़ बन जाती है, that means that we in 10 years we will be creating a 26% CAGR. But given all the facts जो मैंने रखा है आपके सामने, अगर आपको लगता है ये ऐसा हो सकता है, तो मतलब मेरे को तो लगता है काफी थोड़ा रिस्की बेट है। इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन QSR ब्रांड्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीज। अगर आप देखें मार्केट में टैको बेल, चिपोटले और ये सब का बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा है। मतलब इनके आने से थोड़ा यंगर क्राउड्स और मीडियम एज, क्योंकि अपने कंट्री का 28 है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टेड ये सारे ब्रांड से होंगे रादर देन गोइंग इन एंड डाइनिंग, राइट, एंड दैट टू चाइनीज फूड। तो मतलब काफी शेकअप इस इंडस्ट्री में होने वाला है। कंपटीशन इज गोइंग टू बी फियर्स। तो अगर स्टॉक का पी देखे तो 22.6 पे बैठा है, बुक वैल्यू 69.4, तो बुक टू प्राइस, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 पे बैठा है, डेट टू इक्विटी 0.43 पे बैठा है। तो अगर हम इंटरेस्ट कंपोनेंट देखें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट क्लोज टू 14 to 15 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है हर साल, राइट, उस डेट पे। और प्लेज परसेंटेज 0 है। डिविडेंड ये दे रही है कंपनी, तो डिविडेंड अगर हम यहाँ पे देखें तो डिविडेंड यील्ड 0.96%। तो अगर हम देखना चाहें कि डिविडेंड कितना दे रही है, तो अगर हम कैश फ्लोज में जाएं, कैश फ्लोज में डिविडेंड्स पेड में जाएं, तो ट्रेलिंग 12 मंथ मार्च 2025 में आप देखें तो 4.82 करोड़ का डिविडेंड इसमें दिखा रहा है, राइट। 4.82 करोड़। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे कंपनी जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, for them it would be better to utilize that dividend and put it back into a restaurant and enable that to grow. But might be they're not as confident enough. They want to retain the shareholders. They want to ये जो 25% CAGR का डी वैल्यू आया है शेयर में लास्ट 3 इयर्स में, तो उसको वो कैप्चर होल्ड करके रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उनको प्रॉब्ली अपने ब्रांड पे उतना भरोसा नहीं है जितना मतलब ऑब्वियसली वो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे बता रहे हैं, राइट। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 50.3%। FII होल्डिंग जो है वो काफी कम है, 0.57%। FII इसका इस पे नजर गया नहीं है, या गया भी है तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक इंडियन चाइनीज और ओ कैलकाटा का कुजीन और ये सब आई थिंक उनके मतलब उनके लिए एक बाउंसर ही होगा। और ऑल्सो दे आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग कि किस तरीके के बिजनेस में है। तो मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ बेट ऑन दिस। तो यहाँ पे अगर प्राइस हम देखें तो प्राइस का अगर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट मतलब लास्ट 3 इयर्स में डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा है। कोविड में जो था ये 27 रुपए के करीब पे था, 27-24 रुपए के करीब पे था, और वहां से राइट अप इसका हाई देखेंगे 240 पे गया है। अभी जो है ये 50 DMA और 200 DMA से भी नीचे चल रहा है, राइट। इसका 200 DMA 106 है, और इसका जो 50 DMA 112 है, राइट। और अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे प्राइस कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे था। तो ये तो अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे EPS 23.88 ऐसे आ गया था, और ये देखेंगे तो अभी 26 पे है, राइट, पी रेशियो इसका। तो पी रेशियो आई थिंक रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ, बट इट लुक्स लाइक द मार्केट इज नॉट टू बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो मार्जिन यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इज 22 करोड़, वेर एज द ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू सिटिंग एट 431 करोड़। तो वेरी थिन वेफर लाइक मार्जिन। और उस मार्जिन पे ऑपरेट करना, अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन हिट करना शुरू हो गया, प्राइस आपको डाउनवर्ड अगर ले जाना पड़े, तो बेस्ट ब्रांड्स वो होती हैं जिसका अगर आप प्राइस डाउनवर्ड ले जाएं बट उस पर डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। थिंग्स लाइक कोका कोला और रिगलीज, और थिंग्स लाइक पीपल आर एब्सोल्युटली अकस्टम टू, एंड ब्रांड लॉयल्टी इज एट इट्स पीक। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आप प्राइस बढ़ा दें और उसका इम्पैक्ट ना दिखे, तो दोज आर सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स टू होल्ड। मेरे को नहीं लगता इस कंपनी के पास वो प्राइसिंग पावर है, और इस कंपनी के पास वो एबिलिटी है कि वो प्राइस बढ़ाएं तो मतलब फिर भी कंज्यूमर्स फ्लॉक करे, बोले कि हाँ मुझे तो मेनलैंड चाइना ही जाना है। मैं भले ही एक कूपन का 2 कूपन लगा लूंगा, बट मुझे जाना तो मेनलैंड चाइना है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है काफी सारे प्लेयर्स हैं, और
इसको वो टफ कंपटीशन ही देंगे। कैश फ्लो अगर आप देखें तो 73 करोड़ जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 75, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस -1, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -19, और रेशियोज यहाँ पे देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है, दैट मीन्स दे आर सेल्फ सफिशिएंट। और यहाँ पे इन्वेंट्री डेज भी कम हो रही है मार्च 2021 से, ये कोविड में डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, तो दे आर एबल टू काफी कांस्टेंट एक तरीके से इन्वेंट्री डेज है, तो वो काफी सेट हो चुका है उनका। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल भी इसमें देखे तो ये कम होता जा रहा है, तो मतलब उनको कम दिनों में ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ऑल्सो बिकॉज दे हैव बीन हिटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, एंड ऑल्सो सप्लायर्स टर्म्स वुड बी सच कि अब उनको कम डेज में पे बैक करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे FIS तो डेफिनेटली बहुत कम इंटरेस्ट है, प्रमोटर्स जो है 50.31% हैं, अंजन चैटर्जी हु इज द ओनर, एंड देन his wife Suchanda Chatterjee, and Avik is a son who's recently joined the business. He looks after the vet outlets, which is more related to the alcohol side. So I think that's it from my side on this edition of Reviewing Specialty Restaurants. Do let me know in the comment section what you think of the analysis. Do like, share, and subscribe. Also, do let me know if you think there is a like-to-like competitor of specialty restaurant. I would love to compare them and also do a comparative analysis on them. Thank you and have a great day ahead.